हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक हमें प्रेसिपिटेशन पढ़ना था। एग्लूटिनेशन हम लास्ट टाइम पे ख़त्म कर चुके थे। तो प्रेसिपिटेशन आज स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी वीडियो के ही साथ। और प्रेसिपिटेशन में अगर आपका क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में लिखना होगा, इसका कर्व बनाना होगा और थोड़ा सा इम्यूनो डिफ्यूज़न लिखना होगा, जो कि मैंने इसमें पूरा बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेसिपिटेशन। देखिए, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब सॉल्युबल एंटीजन और सॉल्युबल एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, और उस इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनने की प्रोसेस को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें एंटीजन पार्टिकुलेट होता है, मतलब सॉल्युबल नहीं होता, पार्टिकल के फॉर्म में होता है। तो पार्टिकुलेट एंटीजन और सॉल्युबल एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी तो एग्लूटिनेशन की रिएक्शन होगी, और अगर सॉल्युबल एंटीजन और सॉल्युबल एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। तो इंटरेक्शन विद सॉल्युबल एंटीजन टू अ सॉल्युबल एंटीबॉडी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब प्रेसिपिटेट बनता क्यों है? प्रेसिपिटेट बनने का कारण क्या है कि एक लैटिस की फॉर्मेशन हो जाती है। जब एंटीबॉडी और एंटीजन जो सॉल्युबल नेचर के होते हैं आपस में मिलते हैं तो क्रॉस लिंक की फॉर्मेशन होती है, और वो भी कि क्रॉस लिंक की फॉर्मेशन तब होगी जब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे। इसमें जो ये मैंने ब्लैक कलर का बनाया हुआ है ये एंटीजन है, और ये रेड कलर की एंटीबॉडीज़ बनाए हैं मैंने। तो देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी लगभग इक्वल कंसंट्रेशन में है तो एक लैटिस की फॉर्मेशन हो रही है क्रॉस लिंकिंग के थ्रू। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है यही प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ठीक है, यही प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, दीज रिएक्शन रिजल्ट्स इन लैटिस या क्रॉस लिंक फॉर्मेशन व्हेन करस्पॉन्डिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी कंबाइन इन ऑप्टिमल रेशियो। जब एंटीजन एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मिलते हैं तो ये लैटिस की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो प्रेसिपिटेशन का कारण बनता है। ठीक, और जो एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रेसिपिटेंस कहा जाता है। जैसे उसमें एग्लूटिनेंस कहा जा रहा था एग्लूटिनेशन में, वैसे इसमें जो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होंगे उनको प्रेसिपिटेंस कहा जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेंस वर्ड एंटीबॉडीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एग्लूटिनेशन में कि एक्सेस ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी अगर हो जाते हैं तो पोस्ट जोन या प्रोजन इफेक्ट हो जाता है, वो प्रेसिपिटेशन के केस में भी होता है। इसमें भी अगर एक्सेस ऑफ एंटीजन है, मतलब एंटीजन बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, ये क्रॉस लिंकिंग बन ही नहीं पाएगी। इसको कहते हैं पोस्ट जोन इफेक्ट। और अगर एक्सेस ऑफ एंटीबॉडी होगी तो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, इसको प्रोजोन इफेक्ट कहते हैं। मतलब एंटीबॉडी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एक पर्टिकुलर इस टाइप की लैटिस की फॉर्मेशन या क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, इनहिबिट हो जाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी को हम पोस्ट जोन और प्रोजोन इफेक्ट कहते हैं। इसको हम एक कर्व के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसे कर्व आता भी एग्जाम में प्रेसिपिटेशन कर्व बनाने को। तो ये मैंने प्रेसिपिटेशन कर्व बनाया हुआ है। प्रेसिपिटेशन कर्व ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज़ को मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया, एंटीजन को एक्स एक्सिस पे दिखाया है। और देखिए, धीरे धीरे ये जीरो से शुरू हो रहा है, एंटीबॉडीज़ यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस जोन में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है, एंटीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा कि एंटीबॉडी जब बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंटीजन कम रहता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। मतलब कोई इंटरेक्शन इस तरीके का नहीं होता कि लैटिस की फॉर्मेशन हो जाए। लैटिस की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए प्रेसिपिटेशन जैसी कोई रिएक्शन यहाँ होती ही नहीं है। इस तरह से यहाँ देखिए, जहाँ एंटीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, क्योंकि एंटीजन इस तरफ से बढ़ रहा है, एंटीबॉडी यहाँ कम है। तो एंटीबॉडी कम है, एंटीजन ज़्यादा है, तो भी क्या होगी? प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी क्रॉस लिंक या लैटिस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। देखिए, हो ही नहीं पा रही है। ये पोस्ट जोन इफेक्ट कहलाएगा, ये प्रो जोन इफेक्ट कहलाएगा। और एक जोन ऑफ इक्विवेलेंस आता है जहाँ एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन ऑप्टिमम होती है, वहाँ क्रॉस लिंक या लैटिस की फॉर्मेशन हो जाती है, और वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की प्रॉपर एक कंसंट्रेशन आती है, वहाँ पे ये हमारा बन जाता है कर्व, लैटिस बन जाता है। और फिर जैसे जैसे एंटीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कर्व डिक्रीज कर जाता है। तो इसका कर्व इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यही प्रेसिपिटेशन कर्व है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, जोन ऑफ इक्विवेलेंस यहाँ कहीं होता है जहाँ पे इस तरह की लैटिस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं एग्जाम में। अब इसी में आता है इम्यूनो डिफ्यूज़न। इम्यूनो डिफ्यूज़न प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। इसको ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ नया टॉपिक बता रही हूँ, प्रेसिपिटेशन में ही ये आता है।
ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन का पार्ट इसलिए है क्योंकि इम्यूनो डिफ्यूज़न में डिफ्यूज़न के थ्रू प्रेसिपिटेशन रिंग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी ओवर अ सॉलिड पोरस सपोर्ट इज कॉल्ड इम्यूनो डिफ्यूजन। मतलब इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एंटीजन या एंटीबॉडी एक सॉलिड सपोर्ट में डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़न की प्रोसेस को ही हम इम्यूनो डिफ्यूज़न कहते हैं। मतलब एंटीजन या एंटीबॉडी का डिफ्यूज़ होना किसी सॉलिड मैट्रिक्स में, एक सॉलिड सपोर्ट में जो थोड़ा पोरस टाइप का हो, उसको कहते हैं हम इम्यूनो डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये हमारा इम्यूनो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन हो गई। अभी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ को हम सॉलिड मैट्रिक्स में मिक्स कर लेते हैं और एंटीजन को बीच में डाल देते हैं, तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न होता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ये देखिए, एक हमने प्लेट ली हुई है, पेट्री प्लेट, जो गोल सा बनाया हुआ है, ये पेट्री प्लेट ली है। इसमें हमने एग्रोज डाल दिया है। एग्रोज या अगार का यूज़ करते हैं और उसी एग्रोज में हमने एंटीबॉडीज़ को मिक्स किया हुआ है। तो एंटीबॉडी मिक्स एग्रोस को हम प्लेट में पोर कर देते हैं। उसके बाद प्लेट में बीच में एक छेद बना देते हैं। वहाँ का जो एग्रोस है वो उखाड़ के फेंक देंगे, वहाँ एक छेद बना देंगे और उस छेद में हम एंटीजन डाल देते हैं। एंटीजन का जो सॉल्यूशन होगा वो उसमें डाल देंगे। तो हमें पता है कि पूरे के पूरे प्लेट में एंटीबॉडीज़ मिक्स हैं। अब एंटीजन बीच में है तो एंटीजन चारों तरफ डिफ्यूज़ होगा, क्योंकि सपोर्ट जो है पोरस है तो उसको डिफ्यूज़ होने की जगह मिल जाएगी। डिफ्यूज़ होने के बाद जहाँ पे ये एंटीबॉडी और एंटीजन की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत इक्वल होने लग जाएंगी, वहाँ एक प्रेसिपिटेशन रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिंग बनने की वजह से इस प्रोसेस को हम रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न कहते हैं, क्योंकि एंटीजन जो होगा रेडियली डिफ्यूज़ करेगा और क्या करेगा, एक विजिबल प्रेसिपिटेशन रिंग की फॉर्मेशन करेगा रेडियली डिफ्यूजन होने के कारण। और सर्कुलर प्रेसिपिटेशन रिंग बनने के कारण इसको हम रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न कहते हैं। दूसरा आता है प्रोसेस डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न। डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न में दोनों ही डिफ्यूज़ करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को ही हम एग्रोज के सपोर्ट में दो छेद बनाते हैं। उसमें हम एग्रोज में कुछ मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, एग्रोज को सिंपल एक प्लेट में पोर कर देंगे, उसके बाद दो उसमें होल करेंगे, एक में एंटीजन डालेंगे, एक में एंटीबॉडी डालेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 24 to 48 आवर्स के लिए इस प्लेट को ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे बीच में एक प्रेसिपिटेशन लाइन आ रही है। अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो बीच में एक प्रेसिपिटेशन लाइन आएगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। नहीं आएगी मतलब उनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं किसी क्लिनिकल सैंपल को टेस्ट करने के लिए कि उसमें एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी के अगेंस्ट, या कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, ये हम चेक कर सकते हैं सैंपल में। ठीक है, तो डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न में प्रेसिपिटेशन लाइन बनेगी, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न में प्रेसिपिटेशन रिंग बनेगी, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए कंपैरिजन भी करते हैं हम इसमें एंटीजन्स का। अगर हमारे एंटीजन का नेचर सेम है, अगर हमने एक पेट्री प्लेट ली हुई है उसमें 3 होल किए, अगर दो एक ही टाइप के एंटीजन को हम डाल देते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अगेंस्ट में, तो इस तरीके की लाइन बनती है, मतलब जुड़ी हुई लाइन बनती है। इन दोनों की लाइन ऐसे बनेगी, इन दोनों की लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये हमें एक इस ट्रायंगल टाइप का दिखाई पड़ेगा, ट्रायंगल का एक पार्ट दिखाई पड़ेगा, जुड़ी हुई प्रेसिपिटेशन लाइन बनेगी। लेकिन अगर एंटीजन डिफरेंट टाइप के हैं, इसमें तो सेम टाइप के एंटीजन थे, लेकिन अगर एंटीजन डिफरेंट टाइप के हैं तो क्रॉस्ड वे में प्रेसिपिटेशन लाइन बनेगी। इन दोनों की लाइन ऐसे, इन दोनों की लाइन क्रॉस करती हुई बनेगी। ये मतलब प्रूफ हो चुका है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इस तरह की मिलती है लाइन अगर एंटीजन डिफरेंट है तो। इसलिए मैंने 2 और 1 लिखा है, यहाँ 1 और 1 लिखा है। एंटीजन सेम है, यहाँ एंटीजन डिफरेंट है, तो ऐसी लाइन क्रॉस वाली। और अगर एंटीजन थोड़े बहुत सिमिलर या थोड़े बहुत डिफरेंट है, जैसे एंटीजन 1 है, ये एंटीजन 1-2 है, मतलब इसमें 1 वाला पार्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो ये लैम्बडा शेप में, उल्टे लैम्बडा शेप में प्रेसिपिटेशन लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके की लाइन मिल रही है, हमें नहीं पता कि एंटीजन सेम है कि ये डिफरेंट है, अगर इस तरीके की लाइन मिल रही है मतलब हम समझ जाएंगे कि दोनों एंटीजन आपस में डिफरेंट हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा मेल नहीं है, थोड़े बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे तो क्रॉस लाइन मिलेगी, और अगर सेम होंगे तो इस तरीके की लाइन बनेगी। तो ये डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का टाइप है। इसमें मैंने लिख भी दिया नीचे कि इफ एंटीजन्स आर सेम देन इस तरीके की लाइन मिलेगी, इफ एंटीजन्स आर डिफरेंट तो इस तरीके की क्रॉस लाइन मिलेगी, और अगर एंटीजन्स आर पार्शियली सेम या पार्शियली डिफरेंट भी लिख सकते हैं तो इस तरीके की लाइन मिलेगी। तो ये हमारा डबल इम्यूनो डिफ्यूजन और रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, ये इम्यूनो डिफ्यूजन का टाइप है। और इम्यूनो डिफ्यूजन प्रेसिपिटेशन के ही टाइप है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेशन की ही रिंग और लाइन बन रही है, तो इसी का पार्ट है, इसको अलग से आप मत समझिएगा।
तो ये आपका प्रेसिपिटेशन ख़त्म हो गया। प्रेसिपिटेशन में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा और इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना आप पढ़ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इसके नोट्स भी आपको भेज दूँगी, इसको देख लीजिएगा। और जिसको भी मेरा चैनल ठीक लग रहा है वो थोड़ा, और जो सजेशन देना चाहे वो दे भी सकता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को जो ठीक समझ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको लगा हो कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा कर सकूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।